अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। आज बड़ी न्यूज है। न्यूज क्या है? न्यूज तो पुरानी है, लेकिन इसकी एक नई रंगत आज देखेंगे आप कि कोई भी पाकिस्तान में फैसला आता है, वेदर पीटीआई के अगर उसके फेवर में आता है तो सब चीज अच्छी हो जाती है, उसके फेवर में नहीं आता है वो खराब हो जाती है। और ये दूसरी साइड पे भी यही स्टोरी है। क्वेश्चन इज कि अब आज जो मीटिंग हो रही है, ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, और इसका रिजल्ट हमें कल एक्चुअली कंप्लीटली पता चलेगा कि क्या इमरान खान के खिलाफ ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इसका ये क्या लाए अमल होगा। नवाज शरीफ ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि आप इसको पकड़ें, इसको इमरान खान को, एंड जस्ट गेट ऑन विद इट। उसका बड़ा क्लियर एक उसके पास मोटिव है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज उसी तरह वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। उसी तरीके से उन्होंने इनके साथ भी किया था। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। आगे बड़ी सिंपल सी चीजें हैं कि इस कैबिनेट के अंदर जो डिसीजंस होंगे, इसके लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट्स होंगे। और मुझे बताया इस्लामाबाद में, आज किसी से बात बल्कि कल भी हो रही थी, कि कई कहते हैं कि जी ना करें, कई कहते हैं करें। बट द क्वेश्चन इज आइदर वी फॉलो द लॉ और वी डोंट फॉलो द लॉ। इसके अंदर लॉ बड़ा क्लियरली कहता है, जो बैरिस्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कि इन पे टेम्पररी बैन लग सकता है। अब उसकी मुद्दत क्या हो सकती है, यही बताएंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं। और एक और जो चीज है, जो पैसे हैं जितने भी हैं, 3 मिलियन 4 मिलियन जो भी पैसा है, वो कॉन्फिस्केट होगा बाय लॉ। ये नहीं है कि कोई कोई कहने जी मैं चाहता हूं, ये चाहने की बात नहीं है। बाय लॉ दैट मनी हैज टू बी कॉन्फिस्केटेड अंडर द रूल्स एंड लॉज ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद एंड जावेद इकबाल एज ऑलवेज मौजूद हैं। इस पर डिबेट करेंगे। और आज एक और पे भी डिबेट होगी कि आज जो लड़के पाकिस्तान में बिल्कुल किसी की फंडिंग के साथ नहीं जाते हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये मैं नूर भट्ट की बात कर रहा हूँ, ये हम एंड में करेंगे, लेकिन ये करनी जरूर है कि यार वो भी लोग हैं मर्द मुजाहिद जो कि पाकिस्तान का नाम आगे करते हैं। लेकिन बुखारी साहब, आप प्लीज मुझे बताइए, ये अब जो मैं बार बार पूछता हूँ आपसे, ये ऊंट कभी उठता है, बैठ जाता है, फिर कभी से जाता है, क्या हो रहा है? जिंदा रह जाता है। बहुत शुक्रिया आपका पीजे, आपने बहुत सही तशबीह दी है कि ये ऊँट जो है कभी बैठता है, लेकिन करवट नहीं समझ में आ रही कि कौन सी है। देखिए, गुजारिश ये है कि जब से फैसला आया उसके बाद से जो पीटीआई का रिएक्शन है, स्टार्ट करते हैं आप इमरान खान साहब से और नीचे आते जाएँ, और हर एक सतह के ऊपर जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो अल्फाज का चुनाव है, वो तकलीफ दे भी है और साथ साथ इस बात की तर्जुमानी भी करता है कि एक वीक विकेट से बोलने वाला शख्स हमेशा नेगेटिविटी जो है उसको अपनाता है। मैं 2-3-4 आपको मिसालें दे दूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नापाक हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी भी दूसरी पार्टी के किसी भी लीडर ने इलेक्शन कमीशन के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल की होगी। दूसरी बात यह है कि फ़रक हबीब साहब कह रहे हैं कि ये रजीम चेंज पार्ट 2 है। पहले कॉन्स्पिरेसी बाहर की थी, गैर मुल्की थी, अब उसने चूँकि काम नहीं किया, अब लिहाजा एक मुल्क के अंदर भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी नंबर 2 जो है वो ईजाद कर ली है। देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन को गालियाँ देने से उनका मामला हल होने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर दिया है। बाकी का बॉल अब इज़ नाउ इन द कोर्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने उस फैसले के नतीजे में रेफरेंसेस तैयार करने हैं और चीफ जस्टिस को भेजने हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब देखना ये है कि वहाँ पर भी क्या वही ट्रेडिशनल 3 बेंच जिसको सोशल मीडिया पर तरीके इंसाफ का यानी मुअज़्ज़ज़ जजों का कहा जा रहा है, क्या वही 3 जज सुनेंगे या हुकूमत की इस दरख्वास्त पे गौर होगा कि फुल कोर्ट जो है वो इस रेफरेंसेस को सुने, ये तस्लीम किया जाएगा कि नहीं। अब तक तो ऐसा हुआ है कि जो चाहा है लाडले ने वही हुआ है। अगर इस दफ़ा भी वही होने जा रहा है तो ये एक और कहानी है, इसके ऊपर बाद में किसी वक्त बात हो जाएगी। लेकिन देखें, 2-3 बातें जो है ना, जो सहारे लिए जा रहे हैं, जिसमें छुपा जा रहा है, वो छुपने की जगह बहुत कम है। फॉरेन फंडिंग के आने के सबूत, अनडिनाएबल सबूत मौजूद हैं, और ये सबूत जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ने अपने पास से नहीं गढ़े हैं, ये उन्हें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, जो अब ख़ास तौर से एक खुद मुख्तार अदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदेह भी नहीं है। तो दूसरी बात यह कि जो बाहर के मुल्कों के जो रेफरेंसेस हैं, जिसमें 351 से के करीब जो हैं वो फर्में हैं, कंपनियां हैं, अदारे हैं, और कई सैकड़ों जो हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, कोई इंडियन अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई कुछ है। उन सब को पाकिस्तानी करार देना जो है ना, वो इसी सूरत में हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी तर्क ना की हो।
लेकिन वो लोग जो प्योरली दूसरे मुल्क के नेशनल बन गए उनको पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लीगली भी नहीं कहा जा सकता, मॉरली भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी वफादारी जो है वो किसी और के साथ एलिजियंस जो है वो की हुई है और पाकिस्तान के मफादात को तर्क कर दिया है। ये चाहे वोट लेने का मामला हो चाहे नोट लेने का मामला हो, पाकिस्तानी की तशरीह बहुत क्लियर होनी चाहिए और ये बहुत क्लियर है, मुझे तो इसमें कोई भाम नहीं है। दूसरी तरफ जो जाली नाराबाजी की जा रही है वो शेख रशीद ने भी जेलें भरी थी, अगर आपको याद होगा 25 मई को उसने कहा था जेलें भर देंगे, एक बंदा नेड़े नहीं लगा, भाग गए सारे वहाँ से। इसी तरह अब ये कह रहे हैं कि जी जेलें भर देंगे फवाद चौधरी साहब, वो कौन भरेगा जेलें? आपके कहने से भर दी जाएंगी जेलें? क्या खान साहब जाएंगे सबसे पहले जिनके पीछे पीछे पूरी कौम लगी जाएगी जेल में? तो ये सारे जो दावे हैं, जो नारे हैं, इनको ट्रांसलेट करना इनटू रियलिटी थोड़ा मुश्किल काम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वो जुमला है जिससे खान साहब को गुस्सा आ जाता है बाज़-औक़ात, वो ये है कि देखिए अदालतों का काम है अब इंसाफ करना, और इंसाफ भी ऐसा करना जो होता दिखाई दे। मेरा नहीं ख्याल कि जितना प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ख़ास तौर से वो फैसला जो उन्होंने इससे पहले किया था जिसके नतीजे में यानी पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्ट्री जो है वो फारग हुई थी और उनकी जगह चौधरी परवेज़ लाइन साहब ने ले ली है। इस तरह के फैसलों की गुंजाइश अब नहीं है। आप करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के गले आएंगे। इससे पहले कि मैं इफ्तिखार के पास जाऊं, आप मुझे बताइए, आप बात कर रहे हैं इंसाफ की कि यह साफ हो रहा है सब कुछ? देखिए, साफ होने की तो नौबत आएगी जब इंसाफ मिलेगा। तो इंसाफ मिलता है तो सफाई होती है, अगर इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो सफाई कहाँ से होगी? मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ और मैं दुआगो हूँ और मुझे तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रेपुटेशन बचाने की खातिर, अपना एहतराम, अपनी जो उनको फजीलत हासिल है मुआशरे में, उसको कायम रखने की खातिर they have to do justice for a change, and I'm saying and I mean it. Okay, इफ्तिखार साहब, अब एक फैसला तो एक आ गया है, एक कैबिनेट ने तो डिसाइड कर लिया है कि जी इमरान खान को ECL पे डालना है। Now, is that the right way? वो तो वैसे ही पाकिस्तान से नहीं जा रहा, but is that the right way to go about it या नहीं? क्वेश्चन ये है कि फैसले उन्होंने खुद करने हैं, सियासी लोग हैं, कैबिनेट है और कैबिनेट ने फैसले देख के करने होते हैं। आपके और मेरे मशवरे की शायद उन्हें ज़रूरत नहीं है, और आपका ये सवाल कि वो शायद कहीं जा नहीं रहा, सिर्फ इमरान खान के बारे में गालिबन फैसला कैबिनेट ने नहीं किया। कैबिनेट का फैसला ये है कि ECL में वो तमाम लोग शामिल किए जाएंगे जिनके नाम इस फॉरेन फंडिंग केस में किसी तौर पे भी आए हैं, या उनके नाम कोई पैसे हैं या उनके अकाउंट से कोई ऑपरेट हुए हैं, उस हवाले से ECL पे डाला गया। एक बात। दूसरी बात है सर, मुझे समझ नहीं आती आप लफ्ज़ मोटिव क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब एक फ़ैसला है तो अगर हम फैसलों पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने लग जाए कि ये मोटिव है इसके पीछे कोई, तो मैं समझता हूँ हम ज़्यादती कर रहे हैं। एक फ़ैसला है जो 7-8 साल के बाद आया है, पूरा मौका मिला है, 7-8 साल के बाद फैसला आया है, पूरा मौका मिला है। इस दौरान साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उनके बारे में इमरान खान साहब ने बाकायदा बयान दिया था कि उनके पर शक है उनको कि वो बददियानती करेंगे, और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बारे में बाकायदा तौर पे ये मोहतरमा जो है इनकी सेनेटर, क्या नाम उनका, शीरी मज़ारी साहबा ने प्रेस से ख़िताब करते हुए कहा था कि हमारा मुश्तरका फैसला है अपोजिशन का और हुकूमत का, और इसमें यह भी अब कहा जा रहा है कि नई इस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था। इसको भी अगर मान लिया जाए, 7-7 साल के बाद अगर फैसला हो और उस फैसले को कहना कि वो किसी के कहने पे हुआ है, ये रवैया गलत है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ फिर कोई मानेगा नहीं किसी फैसले को। मैं सिविल जज का फैसला नहीं मानूंगा। जिस इंसान को आप फांसी देते हैं उसके ख़ानदान वाले उस फांसी के फैसले को नहीं मानेंगे, वो जज को पकड़ के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे जज को। वो आदमी जब जेल से जा रहा होगा जेल से उठा लेंगे। आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आप किसी अदारे की इज्जत रहने देंगे, किसी अदारे का एहतराम देंगे? इख्तलाफ होता है और हमेशा रहता है जब से दुनिया बनी, लेकिन इख्तलाफ के इजहार के तरीके वो अच्छे होते हैं जो जमहूरी हों, अखलाकियात के दायरे में हों, आइन के दायरे में हों, कानून के दायरे में हों। उससे बाहर जब आप निकल जाते हैं तो आप एक ऐसी बेरवी जन्म दे रहे हैं ज़हनी, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इफ्तिखार साहब, ये मिसट्रस्ट क्यों है फिर राजा सिकंदर के ऊपर? क्योंकि I don't know, I have no, Mr. PJ, I have no idea. I can send you the video
राइट नाउ आफ्टर द प्रोग्राम जिसमें शेरी ने क्या नाम है उसका, शेरी मजारी ने क्या कहा और खुद इमरान खान ने क्या कहा। हाँ, इमरान खान का वीडियो भी साथ भेजेंगे, आपको भिजवा देता हूं, आप सुन लें। ऐसा तो नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करें। आज हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, कल कोई फैसला नहीं मानेगा किसी सतह पे भी। आप चाहते क्या हैं, पहले ये फैसला कर लें, ये फैसला कर लें कि क्या हम रियासती अदालतों को मानेंगे या नहीं मानते हैं। कौन, एक मिनट प्लीज लेट मी फिनिश। अदालती निज़ाम को मानते ही नहीं मानते, एक फैसला कर ले। अगर यह साफ कह दें कि हम मौजूदा अदालती, और देखें ये कहना कि 18वीं तरमीम तमाम खराबियों की जड़ है, ये क्या क्या बात आप कर रहे हैं। कहने को तो इसमें कुछ आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि 4 सूबों को मैसेज आप क्या दे रहे हैं। सो प्लीज सियासत को सियासत ही रहने दें। बिल्कुल सही कहा इफ्तिखार साहब, बिल्कुल सही कहा जावेद। ये जो मैं इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, देखिए शेख रशीद के सेक्रेटरी कौन होते थे, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब ये रेलवेज में होते थे सेक्रेटरी थे वहां, और इन्हीं की रिकमेंडेशन से ये आगे आए, जो कि बाकी इमरान ने कहा हाँ हाँ और शेरी मजारी ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये यू टर्न यहां से लेना कि नहीं जी वो बंदा ठीक नहीं है, ये इसकी कोई वजूहत तो होगी कि कोई स्ट्रिंग्स पुल हो रहे हैं या ही इज डूइंग इट इंडिपेंडेंटली। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है हमारी पॉलिटिकल सोच, हमारी ना मानने की सोच, और हम अपनी मन मर्जी के फैसले के ख़िलाफ़ हमेशा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा से अदारों को टारगेट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और इमरान खान कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। माजी में भी यही कुछ होता रहा है, तो इमरान खान भी वही काम कर रहे हैं कि जो फैसले इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो उसको आप कंट्रोवर्शियल बना दो, आप असम्बलियों से पास करवा दो। माजी में जब पैनामा का केस हुआ था तो क्या हुआ था, तो इसलिए ये आप पॉलिटिकल पार्टीज से ये एक्सपेक्ट करें, पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब की अपनी बेवकूफ़ी हो सकती है। जब से ये फैसला आया पीछे, हुकूमत ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि इमरान खान को ECL पे डाल दिया जाए, इनको अरेस्ट कर लिया जाए, इनकी पार्टी को बैन कर दिया जाए, जबकि PTI चाह रही है कि PTI कह रही है कि ये फैसला ही गलत है, इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन वन साइडेड है, उस फैसले से पहले PDM की पार्टियों से मिले, तो ये सब मिल के अदारे को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। होता क्या है, पाकिस्तान की थोड़ी सी पॉलिटिक्स को समझे। पाकिस्तान की सियासत में जब आप पॉलिटिकल लीडर बनते हैं ना, तो आपके खिलाफ एक FIR कट जाती है, और उस FIR को संभाल के रख लिया जाता है, मौके की मुनासबत से उसको चलाया जाता है। अगर फांसी की ज़रूरत है फांसी दे दो, गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो, जेल में डालना है तो जेल में डाल दो। आपके सामने भुट्टो की मिसाल, भुट्टो साहब की मिसाल सामने, पैनामा केस में नवाज शरीफ की मिसाल सामने। पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप के साथ यही किया जाता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात समझनी चाहिए। बात पॉलिटिकल लीडरशिप को एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी देने की बजाय एक दूसरे की पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी करनी चाहिए। जब इनका प्रॉब्लम क्या है, PDM को सबसे बड़ी इस वक्त मसाइल का सामना ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को आउट किया जाए। उन्होंने हर तरह के काम कर लिए मगर इमरान खान आउट नहीं हुआ। अगरचे देखें रियासत चाहती तो इससे बड़े केस माजी में थे। क्या केस थे? मालम जब्बा का केस था, रिंग रोड का केस था, उसके बाद आपकी आटे का केस था, चीनी का केस, इतने केसेस थे जिसमें इमरान खान को फंसाया जा सकता, लेकिन ये केस पकड़ा गया। अब होने की बात क्या है? होने की बात ये है, मैं ये समझता हूं हमारी सोच को इतना डेवलप होना चाहिए। पीछे एक सेकंड में बात तो खत्म कर लूं ना, इफ्तिखार साहब आ जाएंगे उनकी बारी पे। आप अपनी पॉलिटिकल सोच को डेवलप करें। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो पॉपुलर हो रहा है उसे टेक्निकली आउट करेंगे तो वो आपके गले में फिट होगा। आप उसको आउट करना है तो सियासी तौर पे आउट करें। माजी में आपने -1 फार्मूला भी आजमा लिया, उसका क्या हुआ? आपने मियां नवाज शरीफ को सजा दे के बाहर भेज दिया, क्या उनकी लीडरशिप खत्म हो गई? नहीं। क्या इमरान खान को ECL पे डालने से या अंदर करने से क्या इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। ये 2022 है, ये सोशल मीडिया का दौर है, हमें ये आज समझना चाहिए। और माजी के 4 महीने की सियासत को अगर कोई क्रिटिकली एनालाइज कर ले
तो इन चीजों से टेक्निकल ग्राउंड्स पे किसी को आउट करने से उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, उसकी सियासत भी बढ़ेगी, और ये माजी की तरह इस तरह नहीं होगा कि डंप हो जाएगा अगर कोई सियासी लीडर को आप डंप करना चाहें तो। ओके, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और अब साहब आपका जो व्यू पॉइंट है उसमें भी आप दीजिएगा बात। एक नया बबल, वो कहते हैं ना बबल, वो बबल बन रहा है, और वो है जस्टिस आमिर फारूक का, जिन्होंने समन कर दिया नेशनल असेंबली के स्पीकर को कि ये जो थोड़े थोड़े पीसेस के अंदर आप ये रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये एक नया बबल आ गया है, ये भी देख लें आप, लेकिन ये सारी बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट हो रही थी, ब्रेक का वक्त हो जाता है, और खासा कुछ कहना चाह रहे थे। जी खान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो है कि पार्टी को बैन नहीं किया जाएगा, और मैं सियासी जमातों के ऊपर बैन लगाने का सख्त खिलाफ। आई एम ए डेमोक्रेट, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, आई बिलीव इन इलेक्शंस, आई बिलीव इन वोट, आई बिलीव इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दे हैव द राइट कि किसी पार्टी को रिजेक्ट करें, किसी पार्टी को बैन करने के मैं ख़िलाफ़ हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि इस पार्टी को बैन किया जा रहा है। अलबत्ता पार्टी ने जो वायलेशन की है, या पार्टी के कुछ अफराद ने मुल्की कवानीन की वायलेशन की है, तो अगर आप चाहते हैं उनको सज़ा ना मिले तो ठीक है, 302 की सज़ा भी हम पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि 302 पर सज़ा क्यों हो? कुछ लोगों को फांसी की सज़ा क्यों दी जाए, और कुछ लोग फांसी जाने से इसलिए बच जाते हैं कि उनके वकील जो होते हैं तगड़े वकील होते हैं, उन्होंने ज़्यादा फ़ीस ली होती है, उनके आर्गूमेंट इसलिए अच्छे हो जाते हैं। तो मेरा जो पॉइंट था, जो मैंने शुरू में कहा, मैं ये चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते हम पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के कवानीन का एहतराम करें। ये फ़ैसला जब मेरे ख़िलाफ़ आए मैं उसका एहतराम करूं, जब आपके ख़िलाफ़ आए आप भी एहतराम करें। इसको हम टेबल के ऊपर बैठ के कहानी के तौर पर ले रहे हैं। क्या 7 साल जो मुकदमा चला, जो समातें हुई, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए वो झूठे हैं? तो ठीक है, उनको हक़ है कि एक एक डॉक्यूमेंट को झूठा साबित करें। ये 5-10 जो वीडियो के ऊपर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के बयानात चलाने से फ़ैसला नहीं होगा। चैलेंज करें, होगा, कंटेस्ट करें ऑन पॉइंट्स, दैट्स ऑल। लेकिन इसको ये कहें कि इसको हम कमज़ोर कर रहे हैं, नहीं कुछ। और ये जो बड़े मज़े की बात मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, इलेक्शन तो तभी होगा जब हुकूमत चाहेगी। सर कौन सी हुकूमत इफ्तिखार साहब, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? जो फेडरल गवर्नमेंट है। जी बुखारी साहब, देखिए सर, 2-3-4 गुजारिशात मुझे करनी है। एक तो ये कि पीटीआई सिर्फ वही इशू लेके अदालत आलिया में जाती है जिसका रिलीफ उन्हें मिल जाता है फौरी तौर पे। अब तक की रवायत तो यही है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद मज़ा आने लगा है, पार्लियामेंट वो चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी अब वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, यानी 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं उन्होंने, और आपने नेशनल असम्बली के स्पीकर को समन कर लिया है। खुदा के लिए पार्लियामेंट का काम तो पार्लियामेंट के अंदर रहने दें, अल्लाह के वास्ते। आपको क्या हो गया है? आप ये क्या कर रहे हैं? कैसे चलेंगे बाकी के अदारे सारे? कैसे चलेगा डिसिप्लिन? मुझे आप बताएं। नए अदारे चाहते हैं ये आप चाहते हैं कि अदारे इसी तरह चलें कि अदालत कह रही हो एक बंदे से कि यार धरने देने छोड़ो, मेरे पास लाओ, मैं फैसला करता हूं, और फिर वो कर भी दें फैसला। तो यार खुदा के वास्ते हम क्या कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आती। और अभी कहा गया कि जी सियासी तौर पर फारग करें, मेरा ख्याल है गालिबन आपने कहा था या हजरत साहब ने फरमाया था, तो नवाज शरीफ को आपने सियासी तौर पर फारग किया था? बिल्कुल नहीं, रेफरेंस दिया? बिल्कुल नहीं, अकामे पे किया, बिल्कुल नहीं, दैट वाज नॉट सियासी। दिस इज माय पॉइंट। एनीवे, आपका पॉइंट जो है वो ये पहली गलती के भी तो निशानदेही करें ना। इसके बारे में ना बोले सिर्फ, क्योंकि नवाज शरीफ को पनामा में आपने नहीं कहा क्या नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई? हो यार ये छोड़ो, नहीं बात ये नहीं, जब अपने पीछे ये तो आप बार बार एक नाम लेते हो नवाज शरीफ का। मैं पूछ सकता हूँ कि गिलानी साहब को क्या सजा दी गई थी, क्यों दी गई थी? फिर राजा परवेज के साथ क्या किया गया? देखें, बात सुने, इस किस्म की जो तरीकाकार है, मैं कहता हूं कि कानून को कानून के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, दैट्स ऑल, फिनिश। एंड नॉट पर्सनालिटीज, नॉट पर्सनालिटी, एंड द जजेस मस्ट एक्ट एज एन जज।
अच्छा पीजे हो पता क्या रहा है जी जावेद। पीजे सियासी तौर पे हो ये रहा है कि जो पीडीएम की जमातें हैं, जो कुछ वो बयानियां बनाती हैं वो जाके इमरान खान के पिच पे खेलती हैं, और इमरान खान जो ख्वाहिश करता है उसके मुताबिक चीज़ें हो जाती हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल ठीक फैसला इमरान खान के लिए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये सोचने की बात है, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है वो इनके गले का फंदा बनेगा, और एक मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। 5 साल ठीक दिया है। अब उस एफिडेविट को वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करते हैं, ये उनकी पॉलिटिकल उनकी कानूनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जिस तरह इमरान खान अपनी इस तरह की मूव को पॉलिटिकली स्ट्रेटेजाइज करके सोशल मीडिया के जरिए बयानियां बनाते हैं, तो वो बयानियां आगे निकल जाता है। माजी में देखें ना, अच्छा माजी में मैं आ रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन माजी में देखें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में यही काम करती थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, देखो अवाम जो चीज देख रही है, अवाम ये देख रही है कि इमरान खान अकेला है और उसके खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन लड़ी, जिसमें वो 15 सीटें हारी। 15 सीटें हारने के बाद अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। मैं जाती तौर पे इस चीज के बिल्कुल इस चीज के हक में उनको सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 फैसले किए हैं, ठीक है, इमरान खान के खिलाफ करना चाहिए। इमरान खान की इसमें गलती है, सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला करना चाहिए, कानूनी मामला सजा होनी चाहिए। लेकिन ये अवाम है, इस अवाम का अवाम को ठीक है, अगर अवाम समझती है, जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं, जिस आइन की आप सपोर्ट मैं इस आइन को सपोर्ट करता हूं, आइन में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। मैं इफ्तिखार साहब असल ताकत अवाम के पास है, कमीशन अदारा है, जब आप अवाम के पास जाते अगर आप इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने को तैयार नहीं, क्या करेंगे? अदालतों का फैसला लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। ये बात कौन सा बयानिया बिक रहा है? आज कितने लोग आ गए? छोड़ो इस बहस में मत जाएं। बहस हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बारे में। वो तो फैसला देखें, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करना ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले पे हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ कदम लेना ही नहीं लेना। तौर पे इलेक्शन कमीशन ना अदालत है ना ट्रिब्यूनल है। उन्होंने अपना एक केस तैयार किया, फाइंडिंग तैयार की, फाइंडिंग तैयार करके हुकूमत को दे दी। तो वेट करो, हुकूमत को फिर हम आज हम कैसे कह सकते हैं कि आप जजमेंट दे रहे हो? पार्टी बैन हो ये जजमेंट किसने कहा पार्टी बैन हो? मैं कहता हूं पार्टी बैन हो सकती नहीं होनी चाहिए की ख्वाहिश तो हो सकती है। ये कौन बात कर रहा है? ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का काम किया? ये कौन कह रहा है कि पीडीएम और इलेक्शन कमीशन में गठजोड़ है? ये कौन कह रहा है? तो सियासी पार्टियां यही बयान देती हैं और क्या वो बयान दे। आज अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर ये चीजें मानना शुरू कर दें, कानून और आइन का एहतराम करो। अगर कानून का एहतराम नहीं करोगे तो ये मुल्क लाकानूनियत के उस दौर में दाखिल हो जाएगा कि बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारे लीडरशिप का एहतराम कर रहे हैं। आपका ख्याल है खान साहब कि अभी तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे वाले हैं? मतलब किसी चीज को नहीं मानना। मुझे बताएं हमारे क्या माजी से लेके अब तक के हुक्मरान आइन और कानून की हुक्मरानी को मानते हैं? हम एक फैसले की बात कर रहे हैं। देखें एक मिनट मुझे सिर्फ आधा मिनट दे दें। यस, कानून की हुक्मरानी पे अमल करते हैं। क्या नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ? क्या मरियम को नवाज शरीफ को सजा नहीं हुई? और कानून की हुक्मरानी क्या होती है? यहां जो फैसला आता है अदालत को उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। क्या वो सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को टारगेट नहीं करते उस फैसले के खिलाफ? ये इस तरह नहीं करते। मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जिस तरह ये जलील करते हैं इस तरह किसी ने नहीं किया कभी। जो भी कर सकते हैं और इसी को हम यहीं से जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक टू डीएनए। ये जो पिछले सेगमेंट पे हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने रिक्वेस्ट किया बुखारी साहब को उसको कंक्लूड करें, क्योंकि एक नया ड्रामा हमारे इर्द गिर्द शुरू होने वाला है, बल्कि हो गया है। पाकिस्तान को भी बड़ा ब्लेम किया था उसामा बिन लादेन पे, आज अफगानिस्तान को ब्लेम किया है और उन्होंने तालिबान ने रिटेलिएट कर दिया है कि हमें कोई इल्म नहीं है कि ऐमन अल-ज़वाहिरी काबुल में था, और उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया। अब ये नया
एक पंगा आ गया, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस भी इस्तेमाल की है। इस पे हम करते हैं, लेकिन बुखारी साहब ये पिछले सेगमेंट को जरा जी, पिछले सेगमेंट के अंदर बस दो तीन मुख्तसर बातें कहने की हैं। मैं पहले कोशिश कर रहा था ये बात समझाने की कि देखिए, एक होता है कोर्ट के फैसलों को यकसर एक तरफ फेंक के और उनके ऊपर चढ़ाई कर देना, एक होता है कि उनके उन फैसलों को इम्प्लीमेंट कर लेना और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। ये दो मुख्तलिफ बातों को आपको समझना पड़ेगा इससे पहले कि आप रिएक्ट करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमने हाल ही में देखा कि जो फैसला किसी के हक़ में था उस पर खामोशी इख्तियार, और जो खिलाफ आया उसके ऊपर एक हुल्लड़बाजी मची है। वो रिकॉल करने का टाइम नहीं है यहाँ, इसलिए नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अदालतों को भी चाहिए कि वो अवाम की एस्पिरेशन और तवक्कात के मुताबिक हक सच के ऊपर मेरिट्स पर फैसले करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो हमने माजी में भी देखा है कि उन लोगों का नाम लेवा भी कोई नहीं होता, उनके फैसलों का कहीं हवाला भी नहीं दिया जाता। मैं फिर यहाँ तफसील अवॉइड कर रहा हूँ, वरना मैं आपको वो केसेस बता दूँ। एक तो मैं बता देता हूँ। मौलाना तमीज़ुद्दीन का फ़ैसला किसी केस के अंदर प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। भुट्टो का फ़ैसला किसी केस के ऊपर प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, और उन जजों ने बाद में माफ़ियाँ भी मांगी कौम से। तो ऐसे फ़ैसले करने से गुरेज करना चाहिए कि वो बाद में उनकी हकीकत भी कुछ ना रहे और लोग बुरे नामों से याद करें। ये तो हमारा तवक्को एज ए पाकिस्तान। अफगानिस्तान का बता दें जी, अब मैं आता हूँ उस तरफ। देखिए, अफगानिस्तान की कंट्रोवर्सी जो है वो दो वजह से शुरू हुई है। एक तो ये कि इसकी टाइमिंग बहुत गलत है, दूसरा ये कि एक हादसा पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा और बहुत खौफनाक, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और वो शहादत का दर्जा उनका जो है वो बुलंद करे। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत हुई। अमेरिका से आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं ना। वो उसामा को पकड़ने के लिए यहाँ हमसे पूछ कर आए थे, ना उन्होंने मिज़ाइल हमसे पूछ के दागे हैं। ये तो एक अलहदा, बिल्कुल ही अलहदा बहस है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की ही एक खातून रहनुमा जिनका नाम शीरी मज़ारी है, उन्होंने सबसे पहले फतवा जारी किया कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। अपने आप को गिल्टी फंदा गले में डाल के आप पेश करेंगे तो लोग तो आपकी ऐसी तैसी करेंगे ही ना। तो एक तो मैं कंडेम करता हूँ इस हरकत को कि मुल्क के किसी फ़र्द को ये इल्ज़ाम अपने गले में तौक के तौर पर नहीं डालना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा, अमेरिका जाने और वो जाने, अफ़गानिस्तान जाने और तालिबान जाने, हमें अब इस वक्त अपना गला इसके अंदर फंसाने की ज़रूरत नहीं है। लेट दम डील विद ईच अदर। हमें अपने आप को साफ रखना है ताकि हमारे मुल्क की ना सियासत पलूट हो, ना हमारे मुल्क के ऊपर फिर अमेरिका की ग़ुलामी का तौक जो है जिस तरह से पहले हमारी रिजीम्स में होता था वो हमारे गले में दोबारा पड़े। उनको निबट लेने दीजिए। उनसे हमने जितनी उनकी खिदमत की थी अफ़गानिस्तान के अंदर, फैसिलिटेट किया था, उनको क्या इनाम हमें उसका मिला वो आपके सामने है। डू मोर मंत्रा हमने उससे पहले सुनी थी। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सैंक्शन रिजीम्स हमने अमेरिका के हाथ भुगती हैं। इसलिए मुझे तो अमेरिका से कभी कोई तवक्को रही नहीं है, ना उन्होंने आज तक कभी पाकिस्तान के मफाद की बात की है। अब भी सारे अंडे हिंदुस्तान की टोकरी में रख के ऊपर कुड़क मुर्गी की तरह से बैठे हुए हैं। लिहाजा वो जाने और अफ़गानिस्तान जाने, हमें सिर्फ अपने मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों जी इफ्तिखार साहब? मैं तो दफ्तर खारजा के उस बयान से इत्तफाक करता हूँ कि अमन ज़वारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होने का कोई सबूत नहीं। दैट्स ऑल। बिल्कुल। क्यों जी जावेद? पीजे, मैं तो खैर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करता। पहली बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के कौमी अदारे सलामत हैं, अगर उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान से सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी अफ़गानिस्तान के लिए, तो फिर नहीं होगी। और दूसरी बात, ना ही पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में मैं समझता हूँ इतनी सलाहियत है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उनसे निपट भी सकते हैं। तो इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान का मामला अफ़गानिस्तान वाले खुद निपटें। हम उनके मामलात में ना इंटरफेयर करना चाहते हैं, ना हमें ज़रूरत है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें उसके कॉन्सिस का भी पता है कि अगर हम अपनी सरजमीन इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने देंगे, अमरीकी अड्डों के लिए, तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होगी, वो जो हमारे इमीडिएट बॉर्डर है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हमारे अपने मसाइल हैं, हमने अपने मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। एक वर्ल्ड लीडर ने, इस्लामिक लीडर ने स्टेटमेंट दी है, आज पढ़ें, महातिर मोहम्मद ने। उसने कहा है कि 18 F-18 जो हमने लिए थे, जब हमने उनके पुर्जे देखे कि ये इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो हम तो जहाज उड़ा ही नहीं सकते क्योंकि हर चीज इज कंट्रोल बाय एन अमेरिकन एयरबेस। ये आज की स्टोरी है बहुत बड़ी महातिर मोहम्मद की।
तो वो कहता है कि हम अटैक भी कहीं नहीं कर सकते। ये हमारे साथ क्योंकि भी- हमें तो American based ये ground trade- बुखारी साहब मैं बता दूं, ये तो हमारे साथ भी यही हुआ था जब हमने F-16 लिए थे, तो हमारे साथ भी यही स्टोरी हुई थी। और जब हमारे पे सैंक्शन लगी थी तो मुझे पता है कि हमने पार्ट्स कैसे कैसे अरेंज किए थे इनको चलाने के लिए। आई एम श्योर कि ये खुदा ना खास्ता जो हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, ये हेलीकॉप्टर में हमने अमेरिका से नहीं लिया। मैं आपको जो बात आप करूं, ये करीब जो करीब फिर रहे हैं ना, तो मैं इसको ये rule जो out करता हवाला आपने दिया था ये पैरेलल हुआ, जैसा जावेद ने कहा कि हमारे पास हमने जो F-16 का ऑर्डर किया था उसमें न्यूक्लियर आर्सेनल कैरी करने की कैपेसिटी मौजूद थी, लेकिन जब वो यहाँ आए और हमने उनको ऑपरेट किया तो पता चला वो फैसिलिटी लास्ट मिनट में अमेरिकन ने निकाल ली है उसमें से। Even तो बाद में- अमेरिकन कमीने हैं, झूठे हैं, धोखा देते हैं, हमेशा लेट डाउन करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो एक बात मैं चलते चलते कहना चाहता हूं, मुझे इसकी इजाज़त दीजिए कि इराक में जो कुछ हो रहा है वो भी इग्नोर करने के काबिल नहीं है। अरब स्प्रिंग के बाद जो कुछ इस वक्त इराक में हो रहा है, ये सारा तमाशा भी अमेरिका का खड़ा किया हुआ है। अमेरिका के सदर इस इलाके के, इस रीजन के दौरे पर थे और वहाँ पर जो इस वक्त पॉलिटिकल यानी इन फाइटिंग कह लें या पॉलिटिकल टर्मोइल जो है उसको जल्द अज जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि इराक की सरजमीन जब गर्म होती है या खून बहता है वहाँ, तो इर्द गिर्द के ममालिक और स्टेट्स जो हैं वो भी कभी महफूज नहीं रहती हैं। अल्लाह करे कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्द तय हो जाए। बिल्कुल। एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेरी वेल सेड बुखारी साहब, बिकॉज इसके जो स्पिल ऑफ इफेक्ट्स है, इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी इन द रीजन। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। पॉलिटिक्स तो होगी, वो तो हम सारा साल करते रहेंगे, ऊंच नीच होती रहती है, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे आ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह कितना टैलेंट, हम कहाँ थे हॉकी के अंदर, कहाँ थे क्रिकेट के अंदर, कहाँ थे स्क्वॉश के अंदर, फुटबॉल के अंदर, जो हमने मकरान से लड़के लेके आए थे और बनाई थी। आज जो आपका एथलीट है वो अपने पैसे से, अपने जोर से, वो जेवलिन वाले को देख लो, आप पहलवान को देख लो, और देखो आज लेटेस्ट नू बट को देखो कॉमनवेल्थ गेम्स में इधर बर्मिंघम में जो उसने हासिल किया है। ये क्या वजह है बुखारी साहब, आप और इफ्तिखार साहब जरा ब्रीफली मुझे बताएं, ये क्या वजह है कि हम क्यों नहीं स्पोर्ट्स पे तवज्जो देते थे? आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा पीजे, कोई इसमें शुबा नहीं है कि पाकिस्तान एक वक्त जितनी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स थी, ख़ास तौर से क्रिकेट, हॉकी में हमारे पास एक वक्त में तीनों वर्ल्ड के जो मेडल्स थे वो हमारे पास थे। हम वर्ल्ड कप के भी चैंपियन थे, हम चैंपियन ट्रॉफी के भी चैंपियन थे, हम ओलंपिक्स के भी चैंपियन थे। इसी तरह क्रिकेट के बारे में भी आपको याद होगा, हम वनडे के भी चैंपियन थे, हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। ये सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन अदम तवज्जोही की वजह से, ख़ास तौर से पाकिस्तान का जो इंडिफरेंस है हुकूमती सतह के ऊपर गेम्स के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, उसकी वजह से ग्रोथ हमारी जो है वो न सिर्फ अंडरमाइन हुई है बल्कि टैलेंट जो है वो ज़ाया तो हुआ है, एक्सप्लोर नहीं हुआ, एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सका। अभी ये जो नू का मामला जिसको हम मुबारकबाद दे रहे हैं, हम सारे अपने डीएनए की टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। लेकिन वो सारी इंडिविजुअल एफर्ट्स है, कोई रत्ती भर कंट्रीब्यूशन इसका हुकूमत में नहीं है। यही हाल वो दूसरे शाह हुसैन का है जिसने जूडो में ब्रोंज़ का तमगा लिया है। ये अगर हुकूमती सतह पर इसकी स्पॉन्सरशिप हो जाए, आज भी स्पोर्ट्स की दुनिया में हम किसी से पीछे नहीं हैं। क्यों जी बुखारी साहब? सर, हम अपने झगड़ों से फारग हो जाएं तो किसी तरफ तवज्जो दें, तालीम पर तवज्जो दें। हम तवज्जो दें, शहर के अंदर खेलों की ग्राउंड्स होनी चाहिए, मोहल्लों में खेल ग्राउंड्स होनी चाहिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में एक ज़माने में मुकाबले होते थे, हज़ारों लोग वो मुकाबले देखने जाते थे, वो भी हमने ख़त्म कर दिए। फिर हमने जुआ इन्वॉल्व कर दिया। जैसे जुआ इन्वॉल्व हुआ कुछ मखसूस खेलों में, तो वो फिर जुए के नज़र हो गए। उसमें टैलेंट को ढूंढना, टैलेंट को मौका देने वाला जो तस्वर है वो ख़त्म होता गया। और आज मैं हैरान होता हूँ कि किसी भी आप जगह, हम लाहौर शहर में रहते हैं, मैंने कभी भी नहीं ये बात सुनी पड़ी कि किसी स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। 365 दिन में कुछ 2-4 दिन होंगे कभी तो स्पोर्ट्स का कोई मुकाबला वगैरह हमारे इलाके में आता है। वरना इतने बड़े शहर में जो एक मुल्क जितना है, ये खेले वेले नहीं हम खेलते, हम किसी और किस्म की खेलों में मसरूफ़ हैं जिसमें 1 रुपया लगा के 1000 कमाना है। मसलन आज कीमत कम हुई है डॉलर की, लेकिन गाड़ियाँ बेचने वालों ने, गाड़ियाँ की कीमत लेने वालों ने पहले फैसला करके कीमतें बढ़ा दी हैं और लोगों से पैसे भी एडवांस दे दिए हैं।
और अब तो मुझे ये भी डर है कि वो पैसे भी लोगों को वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम तो इस किस्म के खेलों में मसरूफ हैं। पीजे हुकूमत ये फिर बिल्कुल खान साहब, ये जो बात आपने की है इस पे बड़ी बहस होनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी इसमें इफेक्ट करता है। ये कल इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जावेद आपका क्या इनपुट है? क्योंकि पाकिस्तान में अगर 60s, 70s, 80s, इवन 90s में अगर आप छोटे छोटे शहरों के हालात भी देखें ना, हर जगह पे हॉकी के ग्राउंड थे, फुटबॉल के ग्राउंड थे, कबड्डी, वॉलीबॉल होती थी, बास्केटबॉल होती थी, स्क्वॉश होती थी, हर चीज होती थी। मेरे शहर भावनगर चिश्तिया छोटा शहर था, यकीन करें वीकेंड्स पे ग्राउंड फुल होते थे। मतलब वो टाइम था। बदकिस्मती क्या है कि हमारी हुकूमतों की अदम तवज्जो होने की वजह से हमारी सारी खेलें बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। ना स्कूलों में अब वो गेमें रह गई हैं, ना कॉलेजेस में रह गई हैं, ना तवज्जो किसी किस्म की रह गई। पहले तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती थी, वो फंड करती थी छोटे छोटे क्लबों को, उधर से आपकी टीमें निकलती थी। आप 24 करोड़ की कौम हो पीजे, एक सेकंड, 24 करोड़ की कौम हो, आप एक या दो तमगे लेते हो। हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर हेल्दी कौम होगी तो आगे हेल्दी सोच वाले सियासतदान आएंगे, स्पोर्ट्समैनशिप आएगी उनके अंदर। आज जो चीज हम सियासी तौर पे सियासी कल्चर में देख रहे हैं, उसके फुकदान इन्हीं वजूहात की वजह से हमें नजर आ रहा है। थैंक यू एंड जावेद, थैंक यू। आपका बड़ा अच्छा तबसरा होता है, लेकिन आपको एक चीज बताओ, मैं कहीं भी हूं, मैं तारीफ उस आदमी करता हूं जो काम करता है। आप ग्राउंड्स की बात करते हैं, हनीफ अब्बासी और जहीर अब्बास, इन्होंने जो 90 ऑड ग्राउंड्स ये रिवाइवल पे लेके आ रहे थे, ये पिछले 3 साल में बिल्कुल खत्म हो गए। आई डोंट नो वेयर इट वेंट। ये ग्राउंड आ रहे थे आपके पास, लेकिन बदकिस्मती क्या है, किसी ने कोई तवज्जो दी नहीं। और ये क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी क्योंकि केयर करने वाला कोई नहीं है। खुशखबरी आपको दे देता हूं जाते जाते, 17 साल के बाद बरतानिया पाकिस्तान का दौरा करेगी। एंड वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और भी बात होगी कल 8 बजे। Until then, look after yourself, look after Pakistan. Khuda Hafiz.